हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा हाउ टू क्रैक एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी पेड क्लास के। कोई भी आपको ट्यूशन कोचिंग कुछ भी लेने का जरूरत नहीं है। बस एक ही इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, वो है बुक्स में और थोड़े से मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट भी वो आपको इजीली बहुत ही कम दाम पे अवेलेबल हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली फॉलो करते हो तो। और पूरी वीडियो को आपको देखना है, स्किप नहीं करेंगे, कैजुअल वे में नहीं लेंगे इस वीडियो को, क्योंकि आपने पूरी लाइफ कैजुअल अप्रोच से बिताई है, लेकिन ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहाँ कैजुअल अप्रोच नहीं चलेगा। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है और साथ में अगर आप पेन और पेपर लेकर के स्ट्रैटेजी को नोट डाउन भी करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस सेम स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके मैंने यूपीएससी सीएससी से लेकर के एसएससी स्टेनो 2018, सीएचएसएल के एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी और अभी जो लेटेस्ट एसएससी सीजीएल 2022 का टीयर 1 हुआ है उसमें भी मैंने ठीक ठाक स्कोर करा है, जिससे मेरा टीयर 1 इजिली क्वालिफाई हो सकता है इतने मार्क्स पे, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा फॉलो करते हैं तो इस स्ट्रैटेजी को आप सिर्फ एसएससी स्टेनो में ही नहीं, दूसरे एग्जाम्स में भी प्रॉपरली अप्लाई कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा सक्सेस रेशियो रहेगा आपका। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज आप यहाँ पे समझे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, इसको स्किप मत कर दीजिएगा। ये सुन त्सू की फोटो लगाई हुई है। ये एक चाइनीज मिलिट्री जनरल है, स्ट्रैटेजिस्ट है, फिलोसफर है और राइटर भी है। भले ही ये हमारे दुश्मन देश से आते हैं, लेकिन उस वक्त चाइना की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। ये देखिए क्या कहते हैं कि अगर आप अपने एनिमी को जानते हैं और अपने आप को जानते हैं, अगर एक 100 लड़ाइयां हो रही हैं और उन 100 बैटल्स में आप सारे के सारे बैटल्स में अपने आप को भी जानते हैं और अपने दुश्मन को भी जानते हैं, तो आप कभी भी हारिएगा नहीं, हमेशा आप जीतिएगा। यू विल नेवर बी इन पेरिल, आप कभी नहीं हारिएगा। लेकिन अगर आप अपने एनिमी के बारे में नहीं जानते, अपने दुश्मन को नहीं जानते, लेकिन सिर्फ खुद को जानते हैं, तो आपके विनिंग और लूजिंग के चांसेस इक्वल है, यानी 50-50% चांस है कि आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। और अगर तो सबसे जो वर्स्ट केस है कि आप अपने को भी नहीं जानते, दुश्मन को भी नहीं जानते, तो हर लड़ाई में आप हारिएगा। इसीलिए किसी भी एग्जाम को, किसी भी बैटल को, किसी भी चीज को जीतने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको खुद को और अपने दुश्मन को, दोनों को जानना है प्रॉपरली। अगर आप दोनों को जान गए तो 100% चांस है जीतने का। अगर आप सिर्फ खुद को भी कम से कम जान गए तो आपके 50% चांस तो है जीतने का। लेकिन अगर आप ना खुद को जानते हो ना दुश्मन को जानते हो तो आप कभी नहीं जीत सकते। इसीलिए शुरुआत करो खुद को जानने से। अपने आप से ये सवाल पूछो, वाई, क्यों एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, क्यों ये एग्जाम देना ही क्यों चाहते हो। इतना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इतने सारा लोग यहाँ पे अपीयर होते हैं, स्किल टेस्ट इतना डिफिकल्ट होता है, इसके अंदर जो इंग्लिश भी है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो इंग्लिश भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगी। तो ये सब चीजें आप क्यों करना चाहते हो, वाई डू यू वांट टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम, वाई डू यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। अगर आपको इसका एक क्लियर कट आंसर मिल रहा है, जो कि बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत ही बड़ा आंसर हो, बहुत ही इसका एपिक आंसर मिलना चाहिए, बस एक ऐसा आंसर हो जो आपके लिए सफिशिएंट हो, आपको वो यूजफुल लगे, ताकि आप जब कभी भी डीमोटिवेट हो, डीमोरलाइज हो, तो वो आंसर आपको मोटिवेट कर देना चाहिए। इतना ही आपके पास आंसर होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, ये एक स्टेबल जॉब, एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा पोस्ट, कुछ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है। लेकिन आपको इस वाई का आंसर जरूर अपने आप से पूछना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको कोई नहीं बताता, लेकिन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए यहीं से आपको शुरुआत करनी चाहिए कि ये लड़ाई क्या लड़नी भी जरूरी है। अगर आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा है तो फिर बेफालतू का अपना समय मत बर्बाद करो। इतनी मुश्किल से तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना समय अपना देने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अगर आपने वाई का आंसर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है, इसका टाइम लीजिएगा थोड़ा। इस वीडियो को देखने के बाद अपने सेल्फ रिफ्लेक्ट करिएगा, 1-2 घंटा अपने आप से ये पूछिएगा कि आपको इस एग्जाम की क्यों प्रिपरेशन करनी है। जब उसका आंसर आपको प्रॉपर मिल जाए तो एक बड़े से पीस ऑफ पेपर में इसको लिख लीजिएगा और अपने पास इसको हमेशा रखिएगा। वही आपका मोटिवेटर होगा, आपको मोटिवेशन वीडियोज यूट्यूब पे जाकर के सर्च नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि नो योर एनिमी। अब आपको अपने दुश्मन के बारे में जानना है। दुश्मन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? सबसे पहले तो एग्जाम का सिलेबस प्रॉपर क्लियर कट आपको ऑफिशियल पता होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, वहां से भी आप देख सकते हो। अदरवाइज बेस्ट सोर्स है कि आप जो पीडीएफ आता है नोटिफिकेशन का, वहां से जाकर के खुद से रीड कर सकते हो। अगर आप रीड करते हो, अच्छे से सिलेबस को समझते हो, तो आपको बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट है एग्जाम पैटर्न को आप अच्छे से समझ जाओ कि एग्जाम कैसा होता है, टीयर 1 क्या है, टीयर 2 क्या है। अभी इस बार मैं देख रहा था 2022 वाले स्टेनोग्राफर एग्जाम में, ये देख करके मुझे बहुत बुरा लगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने टीयर 1 तो क्वालिफाई कर लिया था किसी तरह से, लेकिन उनको यही नहीं पता था कि जो मेंस का एग्जाम होता है, यानी कि जो आपका स्किल टेस्ट होता है, वो क्वालिफाइंग नेचर का है या नहीं है, उसके मार्क्स जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, वो कितना हार्ड होता है, वो कब होता है, इतनी बेसिक चीजें भी उनको नहीं पता थी। तो ऐसे लोगों का मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन इन लोगों को कितनी मुश्किल से मिलेगा। इनको ये भी नहीं पता था कि स्किल टेस्ट के मार्क्स नहीं होते, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। तो ये ऐसे लोग वाली गलती नहीं करेंगे। डोंट बी दीज पीपल, ठीक है। आप एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझेंगे, कितना टाइम मिलता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, पॉजिटिव मार्क्स कितने होते हैं, नेगेटिव मार्क्स कितने होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने एग्जाम सेंटर पे देखा है जो जिनको लगता है कि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, वो 200 में 200 अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी फालतू गलतियां आपको नहीं करनी। आप इसलिए आप एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझोगे और फाइनली आप
लेवल और टाइप समझोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप एक दो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे और उसमें आप ये समझोगे कि कितने लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, कितना डेप्थ में कितना ब्रेड्थ में पूछ रहा है और किस टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा इसका आप आइडिया लोगे ताकि आप अपने दुश्मन को बहुत ही अच्छे से समझ सको। जब दुश्मन को आप समझ लोगे तो आप धीरे धीरे उसको हम डिकोड करते हैं। सिलेबस जो टियर 1 का है, प्री का है, वो 3 पार्ट में बढ़ता है, जीके, इंग्लिश और रीजनिंग। हम जीके से शुरुआत करेंगे जिसका ऑफिशियल नाम है सिलेबस के अंदर जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ऑफिशियल नामों पे ही हम बात करेंगे क्योंकि ये जो ऑफिशियल नाम है ये भी कुछ कहानी कहते हैं जो आप आगे समझोगे। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो समझना चाहिए। ये क्या होता है आप पूछोगे, तो ये होता है कि आप कितना इसमें टाइम दोगे, यानी इसमें आप कितना कॉस्ट दोगे, कितना टाइम और एफर्ट आपको देना पड़ेगा और उसके बदले आपको कितना बेनिफिट इससे मिलेगा, आप कितने नंबर उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंग्लिश में को बहुत अच्छी सी तैयारी करता है, 6 महीना लग के तैयारी करता है, तो वो इजीली 90+ का स्कोर भी ला सकता है अगर उसने अच्छे डायरेक्शन में अच्छे से तैयारी की है। लेकिन क्या सेम बात मैं जनरल अवेयरनेस के बारे में बोल सकता हूं? ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं तो मैं ये बात नहीं बोल सकता, क्योंकि जनरल अवेयरनेस जो 50 मार्क्स का होता है, अगर आप कितना भी एफर्ट डाल दो, आप 1 साल 1.5 साल, मैं यूपीएससी का तैयारी करता हूं भाई, मेरा जनरल अवेयरनेस तो आप समझ सकते हो किस लेवल का होगा। लेकिन मैं भी ये बात नहीं बोल सकता कि कॉन्फिडेंस से कि कोई भी एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम होगा तो मैं जनरल अवेयरनेस में आराम से 40+ का स्कोर ले आऊंगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े अनप्रेडिक्टेबल टाइप के होते हैं। अगर एसएससी चाह लेगी आपको परेशान करना तो वो आपको परेशान कर देगी। जैसे इस बार का स्टेनो का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आप देखोगे कि करंट अफेयर्स का वेटेज ही बहुत ज्यादा कम कर दिया गया था। तो इस तरह की अगर चीजें आपके साथ होंगी तो आप इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी को समझ सकते हो कि ज्यादा नहीं है, इसलिए आप इतना ही पढ़ोगे कि आपके जो कॉमन क्वेश्चंस है जो सारे लोग कवर करने वाले हैं उतना आप कर लो। और अगर इसमें आप 50 में से अगर 30 तक का भी स्कोर लाते हो तो बहुत ही बेहतरीन आप स्कोर ला रहे हो। 30-35 इज अ वेरी गुड स्कोर इन जनरल अवेयरनेस। तो इसीलिए आप इसको टाइम भी उसी हिसाब से दोगे। जनरल अवेयरनेस को बहुत ज्यादा आप नहीं पढ़ोगे, इतना ही पढ़ोगे जितने में आपको वर्थ इट लगे कि हाँ ये 30-35 मार्क्स मुझे मैक्सिमम फेच करके देने वाला है, तो उसी हिसाब से आप टाइम दोगे। जबकि इंग्लिश आपको 90 मार्क्स तक दे सकता है, रीजनिंग भी आपको इजीली 40-45 का स्कोर दे सकता है, 50 तक भी लोग लाते हैं। तो इसीलिए उन दोनों को थोड़ा ज्यादा टाइम दोगे, इसको उतना टाइम नहीं दोगे। लेकिन हाँ, शुरुआत से पढ़ते रहोगे, इग्नोर भी करके नहीं चलना। लूसेंट अभी भी किंग है जनरल अवेयरनेस में, इसका रिप्लेसमेंट आज तक इससे बेटर बुक नहीं बनी है। हाँ, इसके आसपास की बुक बनी है 80% एफिशिएंसी वाली दूसरी बुक्स हैं, लेकिन लूसेंट तो भाई लूसेंट है। लूसेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, स्पेशली अभी जब आपके पास समय है। तो आई विल स्ट्रांगली एडवाइस कि अगर आप जा सकते हो लूसेंट के साथ तो प्लीज गो विथ लूसेंट। अदरवाइज इसका मैं अल्टरनेटिव भी आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको पढ़ने से प्रॉब्लम, अगर आप पढ़ वगैरह नहीं सकते, आपको वीडियो वगैरह के माध्यम से चाहिए, तो कवर आपको एक सोर्स से करना है। आप लूसेंट पकड़ो या कोई भी दूसरी बुक पकड़ो या फिर कोई भी कोर्स वगैरह कुछ भी पकड़ो, वहां से एक सोर्स से आप अच्छे से कवर करोगे जनरल अवेयरनेस। प्रॉब्लम लोगों के साथ ये होती है कि पहले एक सोर्स से वो ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर उनको लगेगा नहीं ज्योग्राफी मुझे बहुत अच्छे से समझ में तो आया, लेकिन सारी चीजें सर ने कवर नहीं करवाई है, तो मैं कुछ और भी पढ़ूंगा। तो फिर वो जाते वो बुक भी पढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, 6 महीने तक वो सिर्फ ज्योग्राफी ही पढ़ते चले जाते हैं। ज्योग्राफी तो उनका बहुत अच्छा हो जाता है। ज्योग्राफी से सवाल कितने आते हैं? 3 या 4 मैक्स टू मैक्स। 3-4 सवाल में से वही सारे आप सही नहीं कर सकते, क्योंकि एसएससी है भाई, टफ क्वेश्चन तो वो डालेंगे। तो उसमें से आप 1-2 सवाल सही करते हो और ओवरऑल आप आखिर के ये बोलते हो कि जनरल अवेयरनेस की तैयारी करना नामुमकिन है। तो इसीलिए आप ये नहीं करोगे, ये वाली गलती नहीं करोगे। एक सोर्स से प्रॉपरली आप अच्छे से कवरेज करो और उसको प्रॉपरली रिवाइज करो, उसके बाद आप कंपटीशन से एज ले रहे होगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर को देख करके, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आपके आ रहे होंगे, बार बार आप सॉल्व कर रहे होगे, उससे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक लिस्ट बनाओगे और उसको सेपरेटली आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे। मतलब लूसेंट से तो आपने अभी तक कवरेज किया ही होगा एक लेवल तक, ऐसा नहीं है पूरा लूसेंट हो सकता है आप नहीं भी पढ़ पाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के 30-40 टॉपिक्स के लिस्ट बनेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख करके। अगर आप बोलोगे तो हम लोग भी इसके ऊपर काम करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट वगैरह देने की कोशिश करेंगे कमेंट्स में, अगर आप बोलते हो तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आप इन पे सेपरेट ध्यान दोगे, ठीक है। लूसेंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इन टॉपिक्स पे आपको स्पेशल अटेंशन देनी है। इन 30-40 टॉपिक्स पे उनके आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे अपने किसी सेपरेट नोटबुक में और उसको प्रॉपर कवर करोगे उन शॉर्ट नोट से। मतलब ये टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए, जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म हो गया। ऐसे जो टॉपिक्स हैं ये इनके आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और इसमें प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस भी होते हैं थोड़े, तो इनको आप बहुत अच्छे से कवरेज करके रखोगे साइड में और इन पे स्पेशल अटेंशन देना है। मतलब लूसेंट भले ही भूल जाओ, लेकिन इन टॉपिक्स को आप नहीं भूल सकते, इनको अलग से कवरेज करोगे, कंप्लीट इनका रिवीजन करोगे। और अगर ये सारा झंझट नहीं करना चाहते तो आप हमारा कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का कोर्स ले सकते हो एग्जाम क्लस्टर का। अभी वीडियो को स्किप मत करना, पहले पूरी बात सुन लो। आप बोलोगे कि सर आप तो अपना प्रचार करने पे आ गए। देखो हम अपना प्रचार नहीं करें, आपको बस इन्फॉर्म कर दे रहे हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो हो सकता है आपके काम की आ जाए। कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का हमारा कोर्स है, एग्जाम क्लस्टर ऐप पे आपको मिल जाएगा। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, इसमें आपको मिल गया रहा होगा। अगर आप इस कोर्स को लेते हो तो आपको लूसेंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं या फिर किसी भी बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इस कोर्स का बेस बुक ही लूसेंट को माना है। इनफैक्ट
सोल्यूशन के साथ साथ जो दूसरी बुक्स भी होती है थोड़े एडवांस लेवल की बुक, जैसे कि पॉलिटी के अंदर मैंने लक्ष्मीकांत से भी बहुत सारा रेफरेंस लिया हुआ है। तो यानी कि अगर आप हमारे कोर्स को लेते हो, सारे वीडियोस को अच्छे से देखते हो और उनके नोट्स को प्रॉपरली रीड करते हो, तो आपको कोई भी रीडिंग की जरूरत नहीं है। उस कोर्स से और उनके नोट्स से ही आपकी कंप्लीट कवरेज हो जाएगी। नोट्स भी आपको बने बनाए मिलेंगे, आपको खुद से नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है ये भी उसमें बताया गया है। एग्जाम ओरिएंटेड कवरेज है कंप्लीटली, और उसमें पढ़ा कौन रहा है? सबसे पहले तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पुरुषोत्तम सर पढ़ा रहे। पुरुषोत्तम का अभी आपको पता होगा कि जो कि उनका कट ऑफ था ग्रेड डी में उनके कैटेगरी का, उससे वो 40 प्लस ज्यादा स्कोर कर रहे हैं इस बार एसएससी स्टेनोग्राफर में। उज्जवल सर पढ़ा रहे, उनका भी सेम है, वो 40 ने वो 42 प्लस ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं अपने ग्रेड डी के कट ऑफ से। निकिता मैम पढ़ा रही है, उनके बाद बोलने की जरूरत ही नहीं है। इस बार उनका सीजीएल 2021 का जो रिजल्ट आने वाला है, अभी तक जो उनका मार्क्स चल रहा है, उनके रैंक या तो डबल डिजिट तो गारंटीड है, अदरवाइज सिंगल डिजिट रैंक भी हो सकती है उनकी सीजीएल में। तो ऐसे लोग वहां पे पढ़ा रहे होंगे। साथ ही उनके दूसरे एग्जाम्स में भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है निकिता मैम का। तो हम चारों लोगों ने मिलकर वहां पे पढ़ाया है। हर चैप्टर, हर जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग लोगों ने टीच किया है, क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपर्टीज होता है। मैंने जैसे पॉलिटी पढ़ाया है, किसी का कोई और एक्सपर्टीज हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कवरेज कराया है। अगर आप चाहो तो ले सकते हो। कूपन कोड ऑफिसर लगाने पे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा होगा। तो चाहो तो एक बार जाकर के डेमो वीडियोस वगैरह देख सकते हो। 26 जनवरी तक सारे वीडियोस वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। सारे वीडियोस बन के रखी हुई है, बस उनमें थोड़ी सी एडिटिंग और अपलोड का काम बचा हुआ है, थोड़ा टेक्निकल काम बाकी है, ठीक है। तो 26 जनवरी तक पूरा कोर्स वहाँ पे आपको मिल रहा होगा। चाहो तो ले सकते हो, बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा अगर आप रीडिंग नहीं करना चाहते। अदरवाइज मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ इसी से होगा, इससे बेटर सोर्सेज भी अगर आपको कुछ लगते हैं तो वहां से आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है भाई? तो करंट अफेयर्स के लिए कुछ नहीं करना। 6 से 8 महीने के आपके मंथली वन लाइनर वीडियोस किसी भी अच्छे चैनल के देख करके वहां से कवरेज लेना है। और करंट अफेयर्स में भी वही चीज लागू होती है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखोगे। बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा जो 250, 300, 500 क्वेश्चन करवाते हैं एक मंथ में, उनसे करके हो सकता है कि आपके करंट अफेयर्स की कवरेज तो अच्छी हो जाए। लेकिन अगर इस बार जैसा हो गया कि करंट अफेयर्स के कुछ शिफ्ट ऐसे भी रहे जिसमें 2-3 क्वेश्चन आए और करंट अफेयर्स आया भी है तो 3 साल 4 साल पुराना आया है, इसलिए करंट अफेयर्स तो बिल्कुल ही आपको इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। 6 से 8 मंथ के कहीं से भी वीडियो देखो, उनका प्रॉपर कवरेज करो, याद करो और वहीं पे खत्म करो। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे इसकी कथा समाप्त होती है। नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन पे, ठीक है। ये मेक और ब्रेक है, मतलब अगर आप इंग्लिश अच्छा कर लेते हो तो आप पार लग जाओगे, आपकी नैया पार हो जाएगी। अगर आप इंग्लिश अच्छा नहीं कर पाते तो आप ब्रेक कर जाओगे, क्योंकि इंग्लिश की मैक्सिमम वेटेज है, 100 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से ही होते हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना कि इंग्लिश इज नॉट ग्रामर, इंग्लिश इज नॉट इक्वल टू ग्रामर। यहाँ देखो ये ऑफिशियल नाम है जो मैंने सिलेबस से उठाया है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ पे कहीं पे भी आपको ग्रामर नहीं दिख रहा होगा। कॉम्प्रीहेंशन का क्या मतलब होता है कि आप चीजों को देख करके कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो कि नहीं, जो पैसेज है उसको आप समझ पा रहे हो नहीं आ रहे हो। लैंग्वेज भी आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करती है, ना कि ग्रामर। ग्रामर इज नॉट इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं कि इंग्लिश के नाम पर सिर्फ पढ़ते हैं ग्रामर और उनके पास उनका नंबर नहीं आता। वो ग्रामर में जाकर के फालतू के वहां पे रूल रेगुलेशन लगाते रहते हैं कि इस रूल के अनुसार इसका आंसर ये होना चाहिए। ऐसे आप कितने ही क्वेश्चन कर लोगे, कॉम्प्रीहेंशन जो सबसे इजी सेक्शन होता है उसमें ही वो लोग महामूर्ख की तरह सिलेक्शन नहीं ले पाते उसकी वजह से। तो इसीलिए कॉम्प्रीहेंशन जो सबसे इजी सेक्शन है उसको ऐसे खराब नहीं करना है भाई। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि डेली रीडिंग की एक हैबिट लगाओगे। डेली रीडिंग अगर आप करते हो तो एक राजा बन के उभरोगे इंग्लिश में। कम से कम डेली रीडिंग करेंगे, अपने आप से प्रॉमिस करो कि हर दिन 15 मिनट मिनिमम, और हो सके तो आधा घंटा। मैं ज्यादा बड़ा आपको टारगेट नहीं दे रहा हूं, या तो मिनिमम 15 मिनट या फिर आधा घंटा कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी चीज की रीडिंग करोगे एक अच्छे से रीडिंग करोगे, ठीक है, ध्यान देकर के, प्रेजेंट होकर के। अगर न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ते हो तो उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। मतलब बेस्ट एंड बेस्ट है कि अगर आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ सको। लेकिन अगर वो भी नहीं पढ़ सकते तो शॉर्ट स्टोरीज है, नॉवेल्स है, कुछ भी चीज है जिसको आप रीड करोगे हर दिन और कुछ अलग टाइप का चीज रीड करोगे। इसलिए रीडिंग से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश में एक वो वाली जो कला होती है कि जब ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं और वहां पे आपसे पूछता है कि यहाँ पे एंड लगेगा या दा लगेगा, ए लगेगा, क्या लगेगा, तो वो आपको देख करके समझ में आता है कि यहाँ पे जो द है वो ज्यादा सूट कर रहा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, यकीन मानो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। बस दिक्कत यही होती है कि आप लोग रीडिंग नहीं करते, आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को उस टेक्निक से नहीं सही कर पाते। तो पहला हमारा फोकस होगा कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट को अच्छे करने के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बस सिंपल सा काम करना है कि डेली हम एक एक, दो दो, तीन तीन, जितना भी आपकी श्रद्धा है, जितना आपके पास टाइम है, उतने कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस बनाएंगे। रीडिंग तो हम यहाँ से कर ही रहे हैं, तो रीडिंग का आपका अच्छा तैयारी हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट हम बनाएंगे। इसके पहले आप अप्रोच वीडियोस भी देख सकते हो कि कॉम्प्रीहेंशन को कैसे अप्रोच करना है। जैसे आप लोग अप्रोच करते हो वो गलत अप्रोच है, ठीक है। आप बोलोगे तो इसके ऊपर अप्रोच वीडियो मैं भी एक लेकर के आऊंगा। कॉम्प्रीहेंशन का बहुत गलत अप्रोच जनरली स्टूडेंट्स लेकर के चलते हैं, लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर अप्रोच बताऊंगा। अदरवाइज आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे इसके वीडियोस मिल जाएंगे। तो कॉम्प्रीहेंशन का एक अप्रोच डेवलप करो और पहला फोकस कि कॉम्प्रीहेंशन में आपके नंबर लूज नहीं होने हैं। अगर
90% केस में जब कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट के इजी क्वेश्चन आते हैं तो तब आपके 100% एक्यूरेसी रहनी चाहिए। इसका आपको फोकस लेके जाना है। इसमें आप क्या करोगे, बस डेली आपको दो तीन पैसेज और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आपका फोकस होगा वोकैब के ऊपर। वोकैब आप कहां से कर सकते हो, या तो प्रीवियस ईयर के वोकैब का कलेक्शन वाला जो बुक्स वगैरह आता है उससे कर सकते हो, लेकिन वो एक लेम तरीका है, ठीक है, वो ज्यादा स्मार्ट तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ नए वर्ड्स आ गए उन सारे में से तब आप कहाँ जाओगे, तब तो आप फंस जाओगे। इसलिए एक थोड़ा स्मार्ट अप्रोच ये है कि वर्ड पावर मेड इजी वाली एक बुक आती है, बहुत ही रिवॉल्यूशनरी, बहुत ही अच्छी बुक है। रिसेंटली मैंने इसको देखा, इसको रीड किया, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। अगर आप चाहो तो एक बार इसको टेस्ट कर सकते हो, ज्यादा महंगी बुक नहीं है, आई गेस 100 रुपीज के आसपास में ये मिलती है, तो इसको आप लेकर के देख सकते हो, पढ़ के देख सकते हो। अगर सूट करती है तो ठीक है, अदरवाइज प्रीवियस ईयर वोकैब वाला जो कलेक्शन है वहां से वोकैबुलरी यानी कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन सब की तैयारी आप अच्छे से कर पाओगे। और अगला फोकस, अब जब इन दोनों में आपकी अच्छी पकड़ बन जाती है तब आप आओगे ग्रामर के ऊपर, ठीक है। ग्रामर में आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेस नहीं होना है, ग्रामर रूल्स को लेकर के, ठीक है। रूल्स को लेकर के आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस नहीं होगे। ग्रामर का मतलब रूल्स नहीं है। ग्रामर में आप ज्यादा बेटर होगा कि आप वो वाली अप्रोच डेवलप करो कि कौन सा चीज इसमें देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। और उसके लिए आपको क्या हेल्प करेगा, डेली रीडिंग। डेली रीडिंग अगर आप करते हो तो यकीन मानो ये वाली चीज जादू के जैसा काम करता है। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं एक दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में, महीने, 1.5 महीने के बाद आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा ग्रामर वाले पार्ट में। तो इसलिए ग्रामर में बहुत ज्यादा रूल्स के बारे में ऑब्सेस नहीं होगे। ग्रामर के प्रॉपर एक छोटे छोटे वीडियोस देख लो यूट्यूब से किसी भी अच्छे टीचर के, लेकिन ऑब्सेशन नहीं करना कि यहाँ पे मैं रूल नंबर 1 का सब क्लॉज 1 का जो मेन एक्सेप्शन है उस एक्सेप्शन के हिसाब से इसका ये आंसर होना चाहिए। ऐसे ऐसे करोगे यार, ये तो टाइम बर्बाद हो जाएगा और इसमें एक्यूरेसी भी आपकी बहुत घटिया रहने वाली है। तो ऐसे आप नहीं इसको अप्रोच करोगे, स्मार्टली अप्रोच करो। जो चीजें अच्छी लग रही है उस तरह से आप जा सकते हो। यहाँ पे मेन इसका जो लब्बो लबाव ये है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इंग्लिश को आप थोड़ा मैथ्स के साथ ट्रीट करो, इसमें दिमाग लगाना है, इसमें सिर्फ पढ़ के आप नहीं जा सकते, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैक्सिमम जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है कि सेक्शनल मॉक्स आपको बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल करवाते हैं। हमारे ऐप में भी कुछ सेक्शनल मॉक्स वगैरह अवेलेबल है, तो वहां से भी जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो, या कहीं से भी प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस आपको रेगुलर रखनी है। मॉक्स वगैरह में हर जगह से कहीं से भी प्रैक्टिस में आपको रहना है इंग्लिश में, अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो। नेक्स्ट आते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि शॉर्ट में जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, लेकिन ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग नाम है। ये काफी सिंपल सेक्शन है, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट आपको करने की जरूरत नहीं है। सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले तो क्या करो कि 1 से 2 प्रीवियस ईयर के पेपर बनाओ, किसी भी प्रिपरेशन के, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग में कोई प्रिपरेशन मत करो, कुछ तैयारी मत करो, 1-2 प्रीवियस ईयर पेपर्स बनाओ, सिर्फ रीजनिंग सेक्शन का। टाइमर लगा के प्रॉपर बनाओ, ठीक है, कि इतने टाइम में मुझे, मान लो 1 घंटे में मुझे रीजनिंग के सारे क्वेश्चन बनाने, पूरे बनाओ। जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आई उन टॉपिक्स को, टफ टॉपिक्स को आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। मान लो किसी को जो है सो सीरीज में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, किसी को एनालॉजी में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को वो सिलोजिज्म में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस तरह के आप टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके साइड में लिख लोगे। और सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच आप डेवलप करोगे। ये डेवलप करने के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, जैसे सिलोजिज्म है, तो इसमें सिलोग्स देखो, रीजनिंग के जो बेस्ट टीचर्स आपको मिलेंगे, सैडली वो एसएससी में नहीं मिलेंगे। एसएससी में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स नहीं है एज कंपेयर टू बैंकिंग वाली लाइन में। दोनों में बैंकिंग वाली लाइन में थोड़ा बेटर अप्रोच वो लोग दिखाते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। इसमें कोई ये नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि बैंकिंग में अलग है, एसएससी में अलग है, तो बैंकिंग के कुछ टीचर्स वहां से भी देख सकते हो और अदरवाइज एसएससी वाले से भी देख सकते हो। डजेंट मैटर कि टीचर कौन है, मैटर ये करता कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बेटर अप्रोच, जैसे सिलोजिज्म अगर आप कर रहे हो तो उसका एक बेटर अप्रोच आपको देख लेना है, यूट्यूब से सीख लेना है, और उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस। सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स की नहीं, जो टफ टॉपिक्स है उनकी ही प्रैक्टिस भी आप नहीं, जो टॉपिक्स आपके इजी थे, जो आपसे बिना प्रिपरेशन के भी बन गए, उनकी भी आप लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस लगा के रखे हुए। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आपके प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन से आपको करने हैं, यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आ रखे हैं उन्हीं को आप बनाओगे चैप्टर वाइज वाले। आप कहीं से भी कर सकते हो, ये बुक के फॉर्म में आपको मिल जाए, बुक से, पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाए, पीडीएफ से, या फिर मॉक के फॉर्म में मिल जाए, मॉक से, कहीं से भी आप कर सकते हो। बस आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने, कोई अलग तरह से कोई नई बुक्स को आपको नहीं लगाना। स्टैंडर्ड सोर्सेज को आप हमेशा फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड सोर्सेज को ही आप तवज्जो दोगे, ठीक है। और सोर्सेस वगैरह के ऊपर भी एक वीडियो में आपको आगे लाने वाला हूं, थोड़ी अपडेटेड फॉर्म में, ठीक। अब आते हैं मॉक्स के ऊपर। मॉक्स की देखिए, पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर से मॉक फॉर्म में आप उसको सॉल्व करो, ये आपकी पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल एसएससी का बनाया हुआ पेपर है, तो इसमें आपको मैक्सिमम चांस है कि ये एग्जाम पैटर्न, इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रायोरिटी आपकी होगी, आप 2 तरह के मॉक्स खरीदोगे या फिर जुगाड़ करोगे, आप जैसे करना चाहते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। इसके लिए एसएससी स्टेनोग्राफर का मेगा मॉक्स भी अवेलेबल है एग्जाम क्लस्टर ऐप पे, वहां जाकर के आप देख सकते हो। इसमें 10 मॉक्स है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो इसको आप एक बार देख सकते हो। लेकिन 2 तरह के मॉक लेने हैं। पहला मॉक आपको कैसा लेना है, एक ऐसा मॉक लोगे जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हो, बहुत सारे लोग हो, और ये थोड़ा महंगा भी होगा तो चलेगा, लेकिन इसमें होना ये चाहिए कि बहुत सारा लोग इसमें है, तो उनसे आप अपना कंपैरिजन करोगे, ठीक है। और सेकंड आपको कहाँ जाना है
कि कोई भी एक अलग तरह का मॉक लोगे जो थोड़ा सा मार्केट में अलग हो, ताकि आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस की आदत लग जाए। तो इसीलिए दो तरह के मॉक्स आप लोगे, एक थोड़ा महंगा वाला, एक थोड़ा सस्ता वाला। एसएससी स्टेनो मेगा मॉक्स अवेलेबल है एग्जाम क्लस्टर ऐप पे, अगर आप चाहो तो एक बार जाकर के उसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। एक चीज इसमें आपकी गोल्डन प्रिंसिपल फॉलो करना है आपको, कि दूसरे मॉक पर आप कभी नहीं जाओगे विदाउट इंप्रूविंग ऑन द फर्स्ट मॉक। यानी कि अगर आपने मॉक टेस्ट नंबर 1 दिया और टेस्ट नंबर 2 में आप जंप कर गए विदाउट टेस्ट नंबर 1 के सारे मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किए हुए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसी गधा मजदूरी नहीं करनी है आपको। पहले टेस्ट नंबर 1 आपने दिया, जो जो आपने गलतियां करी उन गलतियों को पहले इंप्रूव करो, उन पे वर्क करो, और उसके बाद ही आप टेस्ट नंबर 2 पे जाओगे। अभी जब इतना टाइम बचा है तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मॉक्स कब से लगाने चाहिए, ये भी एक बहुत कॉमन सवाल होता है। तो मॉक्स देखो जबकि आपका सिलेबस अच्छा से कंप्लीट हो जाए, मतलब आपको लगता है कि 50-60% सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया, तब से ही आपको मॉक्स को देना शुरू कर देना चाहिए। कंप्लीट सिलेबस कंप्लीशन का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा सिलेबस आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा। मेरा आज तक कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका कहां से हो जाएगा, किसी का नहीं होता। 100% सिलेबस कंप्लीशन कभी नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि कोई नया टॉपिक आ गया, आज इस बार करंट अफेयर्स छूट गया, ये हो गया वो हो गया। तो इस तरह से आपको 100% वेट नहीं करना है। जब 50% आपका कंप्लीट हो जाए तो मॉक पे आप शुरू कर जाओगे। स्किल टेस्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि स्किल टेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हालांकि उसके बाद डिटेल वीडियो बाद में आएगी। इसके लिए कोई प्लान अभी से बना के रखो, आपका कोई अपना कस्टमाइज कोई भी प्लान हो सकता है। मेरे हिसाब से अभी आपको 80% टाइम प्री पे देना चाहिए और बाकी का टाइम आपको स्किल टेस्ट पे देना चाहिए, क्योंकि टाइम अभी थोड़ा ज्यादा है। तो अभी से ही ऐसा नहीं है कि स्किल टेस्ट को लेकर के आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेस होना है, लेकिन 80% आप प्री को दो। अगर आपका प्री का तैयारी अच्छा नहीं है तो आपका प्री का तैयारी अभी से ही ठीक है। अगर आप रिपीटर हो तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्किल टेस्ट को भी आप टाइम दे सकते हो। डिटेल्स में मैं अपकमिंग वीडियोस में बात करूंगा कि स्किल टेस्ट की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और टेलीग्राम चैनल हमारा आप ज्वाइन कर लोगे, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन से और छोटे छोटे अपडेट्स जिनके लिए वीडियो बनाना प्रैक्टिकल नहीं होता, तो वो सारी चीजें मैं अपडेट आपको टेलीग्राम पे दे दिया करता हूं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम क्लस्टर जो है वही आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपको पिन कमेंट में मैं उसका लिंक भी डाल दे रहा हूँ, वहां से जाकर के आप सीधे एग्जाम क्लस्टर के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। 2000 के लगभग में सब्सक्राइबर्स के हिसाब से भी आप देख सकते हो। रिवीजन के लिए बात करते हैं। देखो पीरियोडिक रिवीजन और रिकॉल जो है अच्छा न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। न्यूरल कनेक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, उनका जितना बेटर कनेक्शन बनेगा उतनी ज्यादा आप इंटेलिजेंस और मेमोरी बनाते हो। तो इसीलिए हमें पीरियोडिकली रिवाइज करना है, हमें हर एक पीरियड के बाद अपनी रिवीजन को रिपीट करना है और रिकॉल करने की कोशिश करनी है। और एक मिस्टेक्स का कॉपी बनाना है। हर बार जब आप रिवीजन करोगे, मार्क्स दोगे, कुछ भी दोगे, तो जो गलतियां आप बार बार कर रहे हो उनको उस मिस्टेक्स की कॉपी में लिख देना, ताकि एग्जाम डेट पर वो मिस्टेक्स सेम आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइडियल तो प्लान यही रहेगा कि आप डेली रिवीजन करो, लेकिन हमेशा आइडियल चीज हो नहीं पाती। तो कम से कम एक प्रैक्टिकल चीज ये है कि वीकली कम से कम रिवीजन करो। एक दिन हमेशा हर वीक में कंप्लीट रिवीजन के लिए ही रखो। अदरवाइज बेयर मिनिमम में कम से कम मंथली रिवीजन तो आपको करना ही करना होगा। अदरवाइज पढ़ी हुई चीजें भूल जाओगे और फिर बोलोगे कि मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। याद कैसे रहेगा, रिवीजन तो करना होगा ना। ह्यूमन ब्रेन है, आपका कंप्यूटर तो है नहीं कि एक बार डाल दिए और फिर जिंदगी भर भूलोगे नहीं। फाइनली मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हुए वीडियो को एंड करता हूं। ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम है कॉन्फिडेंस का। मैं हमेशा, मतलब कितनी बार मैंने ये बात बोली होगी, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों को अभी तक ये बात नहीं समझ में आई होगी। ये एग्जाम कॉन्फिडेंस का है, नॉलेज का नहीं है। जिसके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, नॉलेज लिमिटेड भी होगा, वो एग्जाम को इजीली क्रैक करेगा। लेकिन जिसके पास नॉलेज पूरे दुनिया भर का होगा लेकिन कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा तो वो क्रैक नहीं कर पाएगा। इसलिए वही वाली पॉइंट फिर से लागू होती है जो वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी, कि खुद को समझना है, एनिमी को समझना है। दोनों को समझ के 100% बैटल्स में विजय हमारी होगी, ठीक। स्किल टेस्ट और इंग्लिश दोनों को हम इग्नोर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार स्किल टेस्ट के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा टीयर 1 के बाद। और इंग्लिश भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 50% सिलेबस का वेटेज ही इंग्लिश है। प्रैक्टिस और कांस्टेंट इंप्रूवमेंट्स हमारा की मंत्रा होगा, यानी हम प्रैक्टिस भी करेंगे और कॉन्स्टेंटली खुद को इंप्रूव करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बिना इंप्रूवमेंट के सिर्फ हम गधा मजदूरी वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। पीएचडी नहीं करेंगे, किसी भी टॉपिक को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे नाउन बहुत अच्छे से आता है। मैंने जो स्किल पूरी तैयारी की उसमें मेरा एक ही पॉइंट है कि मुझे नाउन बहुत अच्छे से आता है, मेरी ज्योग्राफी की तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी सब चीजों की मेरी तैयारी ही नहीं। ऐसा नहीं करना। पीएचडी नहीं करेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। एग्जाम में जितने का काम में आता है उतने ही हम जानेंगे। कंसिस्टेंसी इज द अल्टीमेट स्किल। अगर ये कंसिस्टेंसी वर्ड को आप समझ गए, सीख गए, अपने लाइफ में उतार दिया, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि जब आपको समय दिया जाएगा प्रिपरेशन का तो आपसे बेटर तैयारी कोई नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा भी पढ़ेंगे लेकिन रोज पढ़ेंगे। ये मंत्र अपने आप में बैठा लेना अपने मन में, कि अगर आपकी तबीयत खराब भी, अभी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, अभी मेरी आवाज से भी आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैंने ये मेक श्योर किया कि हर दिन अगर मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, मैं फीवर वगैरह हो चुका था मुझे, लेकिन फिर भी 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मैं रोज पढ़ता था, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हर दिन पढ़ना है आपको।
1 घंटा 2 घंटा भी अगर पॉसिबल होगा तो मैं रोज पढ़ूंगा, अदरवाइज तो जो मेरा रूटीन चलता है 7 8 9 घंटे का, तो वो तो मैं चलाऊंगा ही चलाऊंगा। लेकिन जिस दिन मूड नहीं भी है, जिस दिन कोई प्रॉब्लम भी है, कोई इमरजेंसी भी आ गई, फिर भी मैं आधा 1 घंटा 2 घंटा जरूर पढ़ूंगा। तो हर दिन हम पढ़ेंगे, इसका हमें टारगेट लेकर के चलना है। नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, स्लीप इज इंपॉर्टेंट। स्लीप के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, क्योंकि यही आपको दिमाग में न्यूरल कनेक्शंस बनाती है। बहुत ज्यादा आपको रेस्ट के लिए जरूरी होता है, तो स्लीप के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, बहुत ज्यादा स्लीप को कम नहीं करोगे। तो आई होप यहीं पे वीडियो मैं खत्म करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा। अगर वैल्यू मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। और अगर जनरल अवेयरनेस का कोर्स लेना चाहते हो तो एग्जाम क्लस्टर ऐप पे अवेलेबल है। कूपन कोड आपको लगाना है ऑफिसर, और 10% का डिस्काउंट आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।